Hello everyone, welcome back to my channel where you can learn easy tips and tricks to solve accounting problems. In the previous video, we discussed pro rata allotment and the related problems. We took a problem in which we prepared analytical table. We understood how the calculations are made, how it can be solved simply with the help of an analytical table. Now, in this video, we will be passing the journal entries related to the previous question. So as you can see, the first entry that we need to pass is related to the receiving of एप्लीकेशन मनी क्योंकि हम पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे सो उसकी एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम जब हम फर्स्ट एंट्री पास करते हैं तो हम एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की एंट्री डालते हैं। इसकी नरेशन हम बाद में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सो फर्स्ट एंट्री विल बी the receiving application money, so bank to share application। एंड एज वी नो कि हमारे पास 25,000 शेयर्स रिसीव हुए थे। तो 25,000 शेयर्स के ऊपर जैसे हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव का कॉलम बनाया था, अगर हम उस कॉलम का टोटल करें, वी रिसीव 12,000, 18,000 एंड 45,000। तो द टोटल अमाउंट्स टू बी 75,000। सो 75,000 की एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव की। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 25,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ के हिसाब से भी 75,000 ही बनेगी। तो हमारी फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 75,000। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, अब इस एंट्री को जो हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है उसकी ड्यू की एंट्री पास करेंगे और उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। जैसे कि कुछ मनी हमने रिफंड करी है, कुछ एडजस्ट करी है, तो वो हम सारा कुछ इस एंट्री में शो करेंगे। सो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू बैंक एंड टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे हमने अलॉटमेंट लिखा है, हम अलॉटमेंट की जगह पे कॉल इन एडवांस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे कॉल इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो जब उसकी एक्चुअल ड्यू की अमाउंट एंट्री होएगी तो उस सिचुएशन में हम उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 75,000 रिसीव किया था, जिसमें हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करी थी 3,000 और हमने रिफंड करी थी 12,000। तो वो अमाउंट हम डाल देंगे अलॉटमेंट के कॉलम में एंड बैंक के कॉलम में। बैंक हमने रिफंड करी 12,000 एंड एडजस्ट की थी हमने 3,000। इसकी कैलकुलेशंस हम सब प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। And the difference will be in share capital as we adjusted 15,000, so 75,000 less 15,000 will be 60,000 is the amount of share capital। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे शेयर्स थे 20,000 जो हम एक्चुअली में अलॉट कर सकते थे, तो 20,000 शेयर्स जो हम अलॉट कर सकते थे इंटू 3 अगर करें तो उस हिसाब से 20,000 शेयर इंटू 3 एप्लीकेशन मनी के हिसाब से 60,000 इज द नेट अमाउंट जो कि शेयर कैपिटल में आएगी। तो दिस वाज द एंट्री ऑफ शेयर एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट आती है हमारी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री। तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होगी? शेयर अब हम यहाँ पे ड्यू की एंट्री पहले डालेंगे, रिसीव की बाद में, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन के केस में हम जो है पहले एंट्री रिसीव की डालते हैं, बट जो अलॉटमेंट का केस आता है यानी कि अलॉटमेंट मनी का केस आता है तो उस सिचुएशन में हम ड्यू की एंट्री पहले डालेंगे और रिसीव की एंट्री बाद में डालेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम ड्यू की एंट्री पहले डालेंगे। 20,000 शेयर्स के, अब हम पूरा क्वेश्चन जो है वो 20,000 शेयर्स के साथ करेंगे, अब हम 25,000 शेयर्स के साथ नहीं करेंगे। सो नाउ we'll pass the entry as this question contains securities premium, so actual entry will be share allotment account debited to share capital to securities premium। प्रीमियम क्रेडिट होता है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ इनकम फॉर द इनकम ऑन शेयर्स फॉर द कंपनी। सो ये प्रीमियम की अमाउंट जो है दैट इज अबव द शेयर जो कि रिसीव करती है कंपनी बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू।
तो 20,000 शेयर्स हैं, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट है एंड 1 प्रीमियम है। तो 40,000 will be share capital and 20,000 will be securities premium. So the total will be 60,000. Now इसकी रिसीव की एंट्री डालेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके थे 3,000 रुपीज़ जो हमने एडजस्ट की थी। अब ये 3,000 हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे जब हम एंट्री डालेंगे। तो 60,000 जो हमारी एक्चुअल बनती है उसमें से 3,000 डिडक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 50,000 की अमाउंट हम नेट शो कर देंगे। अब क्योंकि हमने शेयर और यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट इज शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। नाउ फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 20,000 के शेयर्स के ऊपर इंटू 2 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ इज आर फर्स्ट कॉल मनी। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, देन इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। नाउ इस क्वेश्चन में एक था अरियर, जो 75 अप्लाइड शेयर्स थे, यानी कि 70 एक्चुअल में अलॉटेड शेयर्स थे, उनके ऊपर मनी जो थी अ, उन्होंने कॉल्स पे नहीं करी थी। तो 70 शेयर्स जो हमने किए थे, कैलकुलेट किए थे, उस पे उन्होंने कॉल्स पे नहीं करी थी। 2 कॉल्स थी जो कि उन्होंने पे नहीं की थी। तो सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, तो 70 इंटू 2 दैट विल बी 140। 140 की अमाउंट यहाँ पे हम डिडक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कॉल इन अरियर अकाउंट शो नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसमें कॉल इन अरियर अकाउंट शो करते हो, तो जब हम फोर फीचर की एंट्री डालेंगे तो वहाँ पे कॉल इन अरियर को हम यहाँ पे हम कॉल इन अरियर को डेबिट करेंगे और वहाँ पे क्रेडिट। नेक्स्ट हम एंट्री डालते हैं सेकंड कॉल की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल 20,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ दैट इज 60,000 रुपीज़, द अमाउंट ड्यू ऑन द सेकंड कॉल। बैंक की एंट्री डालते हैं, सेम लाइक वी डिड इन द फर्स्ट कॉल जहाँ पे हमारा अरियर था। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे भी हमने कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है, बट अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे कॉल इन अरियर को डेबिट करना होगा। तो 60,000 इंटू 3, जो हमारी 60,000 सॉरी अमाउंट ड्यू है, उसमें से हम 70 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 210 का हमारा अरियर हो गया, वो हम डिडक्ट कर देंगे। नाउ नरेशन, नरेशन हमने सारी एंट्रीज के नीचे डालनी है। Now the next thing, as we discussed, that all the shares, यानी कि 70 shares were forfeited after the second call. Now forfeiture की एंट्री डालते हैं, share capital account debited to share forfeiture account to share first call टू शेयर सेकंड कॉल। अब यहाँ पे वो कॉल्स शो करेंगे जो पे नहीं की। क्यों यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड कॉल लिख रहे हैं, यहाँ पे हम कॉल इन अरियर भी लिख सकते थे। यहाँ पे हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं किया क्योंकि अलॉटमेंट मनी पे कर दी गई थी। अगर अलॉटमेंट मनी पे ना हुई होती, अलॉटमेंट मनी पे अरियर होता, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करते, क्योंकि वो मनी पे की जा चुकी थी, तो इसलिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ पे शो नहीं करेंगे। So there is no requirement to show securities premium. Now we'll show this forfeiture entry with the face value of the share, that is rupees 10. As we know, the arrear has been done in the first call and in the second call, and we haven't shown call in arrear account. अगर हम वहाँ पे call in arrear account डेबिट करते, तो हमें अलग अलग से 2 कॉल्स फोर फीचर की एंट्री में शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम एक ही 2 कॉल इन arrear क्रेडिट कर सकते थे। तो दीज आर द 2 वेज जिसके जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ तो अगर आप कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन करते हो
तो यहाँ पे हमें कॉल इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। बैंक की एंट्री जब ड्यू हमने डाली उसके बाद बैंक की एंट्री डाली वहाँ पे कॉल इन अरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बार ही शो करना पड़ेगा। अब 70 शेयर्स की एंट्री डालते हैं तो 710 रुपीज़ के हिसाब से। देन फर्स्ट कॉल उन्होंने पे नहीं की तो 3 रुपीज़ के हिसाब से एंड 2 रुपीज़ के हिसाब से हम एंट्री डाल देंगे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल की। देन we have to deduct the amount and calculate the amount of forfeiture. So this is the amount of forfeiture. Now the next thing we will do is to reissue these shares. As we saw that the shares out of these 60 shares were reissued at a price of 8 rupees per share, fully paid up. So 70 shares में से 60 शेयर्स जो हैं उन्होंने री इशू किए हैं। तो जब 70 शेयर्स जो हैं वो 60 शेयर्स री इशू हुए हैं, दैट इज री इशूड एट 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ पर शेयर पे, यानी कि 2 रुपीज़ का एक तरीके से कंपनी डिस्काउंट दे रही है री इशू के टाइम पे। तो जब री इशू के टाइम पे कंपनी डिस्काउंट देती है तो वो डिस्काउंट में नहीं जाता, वो जाता है फोर फीचर में। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो 60 शेयर्स के ऊपर 60 इंटू 8, दैट विल बी इन बैंक एंड 600 इज द फेस वैल्यू, 10 रुपीज़ के हिसाब से, एंड द डिफरेंस विल बी द डिस्काउंट, दैट इज 120 रुपीज़। नाउ द लास्ट थिंग इज टू कैलकुलेट कि इस री इशू के ऊपर कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वो जो प्रॉफिट होगा वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एंट्री थी फोरफीचर की उस वो थी 70 शेयर्स के ऊपर, लेकिन री इशू की थी 60 शेयर्स के ऊपर। अगर तो ये फुल शेयर्स री इशू होते तो हम सीधा फोरफीचर की अमाउंट 350 में से 120 डिडक्ट करके सारा का सारा प्रॉफिट में डाल सकते थे। बट दिस 350 इज ऑन 70 शेयर्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड ऑन 60 शेयर्स। तो 70 शेयर्स के ऊपर जो फोरफीचर की अमाउंट है, दैट इज 350। नाउ वी कैलकुलेट दिस ऑन 60 शेयर्स। तो वन शेयर के ऊपर जो हो जाएगी दैट विल बी 350 डिवाइडेड बाय 70, एंड 60 शेयर्स के ऊपर 350 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 60। सो by calculating this, we get the amount of 300 rupees. So this is the amount of forfeiture on 60 shares. So 60 shares के ऊपर 300 है, 300 एंड री इशू के ऊपर हमने forfeiture में 120 जो हम डिस्काउंट दे चुके हैं। तो 300 में से 120 डिडक्ट करके द रेस्ट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी ऑन दिस री इशू, दैट इज 180 rupees. So these are all the journal entries. So 350, so far we have calculated the amount of forfeiture on the number of shares that we reissued to calculate the actual profit earned by the company on this reissue. So there can be other problems related to forfeiture and reissue that we will discuss in further videos.